ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पैराबोला का इक्वेशन लिखना देख लिया। ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने ये बात ध्यान में रखी कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहां पे रहेगा, 0 0 पे, यानी सॉरी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो होगा वो कहां पे रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी पैराबोला को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, यानी अब हमारा वर्टेक्स मान लीजिए ओरिजिन पे नहीं हो, तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा, उस पैराबोला को पहले तो हम बोलेंगे शिफ्टेड पैराबोला। So we'll call that parabola as shifted parabola। ठीक है, अब शिफ्टेड पैराबोला दिखेगा कैसे आपको, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सपोज ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है ना, और हमारा पैराबोला जो होगा उसका एक्सिस अभी भी x एक्सिस के पैरेलल ही रखने वाले हम लोग, है ना, और उसका टैंजेंट एट वर्टेक्स अभी भी y एक्सिस के पैरेलल रखेंगे। और ये पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखेगा अब हमें, यानी इस केस में अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन से हटकर कहां पे चला गया, किसी पॉइंट a, b पे चला गया, या इसको हम कन्वीनियंस के लिए अल्फा, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इस पैराबोला का इक्वेशन आपका बन जाता है y माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारा पैराबोला का जो वर्टेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा। ठीक है, तो अब यहां पे बाकी सारे कंपोनेंट्स किस तरीके से चेंज होंगे, जैसे हमारे पास फोकस था, डायरेक्ट्रिक्स था, वो इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, किस तरीके से चेंज आएगा एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड पैराबोला दैट वी स्टडीड। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड पैराबोला के केसेस में जो हमने जहां जहां x यूज किया था, अब हम देखें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास x के बदले में x माइनस अल्फा आ गया है और y के बदले में y माइनस बीटा आ गया है। तो वहां पे भी हमारे पास जहां जहां हमने x यूज किया था अब हम x माइनस अल्फा यूज करेंगे, और जहां जहां y हमने यूज किया था वहां पे हम क्या यूज करेंगे, y माइनस बीटा। यानी अगर उस समय हमारे पास फोकस हमारा था a, 0, यानी x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 था, तो फोकस के लिए अब हमारे पास x माइनस अल्फा इज इक्वल टू a एंड y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इस केस में आपका फोकस हो जाएगा a प्लस अल्फा, बीटा। डायरेक्ट्रिक्स वहां पे x प्लस a इज इक्वल टू 0 था, तो इस केस में हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा हमारा, ठीक है, वो बन जाएगा x माइनस अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। यानी इस केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू अल्फा माइनस a। एंड बाकी सारे भी कंपोनेंट्स जिस तरीके से हमने लिखे थे वहां पे बस x के बदले में आपको x माइनस अल्फा और y के बदले में आपको y माइनस बीटा रख देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, अब फोकल डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली निकालना चाहते हैं कि अगर पैराबोला पे कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उसका डिस्टेंस हम फोकस से कैसे निकालें। तो आइए पहले हम अपना एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, और लेट अस सी, ये हमारा कुछ पैराबोला है इस तरीके से। ठीक है, और इस पैराबोला पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से ये पॉइंट हमारे पास P, H, K ले लेते हैं। फोकस हमें पता है S, लेट अस से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अगर हम देखें तो a, 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस PS की वैल्यू। अब देखिए, आपके पास P पॉइंट भी पता है और आपके पास S पॉइंट भी पता है, तो आप सबसे पहला आपके अंदर में ये आइडिया आ सकता है कि दोनों पॉइंट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं फोकल डिस्टेंस। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे भी आसान एक तरीका है। देखिए, पैराबोला को जब हमने डिफाइन किया था तो वहां पे एक बात करी थी हमने
कि हमारे पास जो PS होता है और जो PM होता है, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी PS इज इक्वल टू क्या होता है, PM होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम पहले से ही जानते हैं कि दिस PS इज इक्वल टू PM, ठीक है, तो PM निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि h है और ये डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि a है। ठीक है क्या? तो हमारे पास ये वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल गई, h प्लस a। बताइए कहां हम डिस्टेंस फॉर्मूले में जाते है ना, और कहां यहां बहुत आसानी से ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम कभी भी अगर फोकस का हमारे पास कोऑर्डिनेट पता हो और पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, बल्कि PS इज इक्वल टू PM वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सीधे अपना फोकल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्विकली हम आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोला के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन जानना चाहते हैं, यानी ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा और पैराबोला के बाहर लाई करेगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये पैराबोला के अंदर और पैराबोला के बाहर एक्चुअली कौन से रीजन को हम कह रहे हैं, कौन सा रीजन हमारा पैराबोला के अंदर और कौन सा रीजन पैराबोला के बाहर है। तो अगर ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है, तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड इनसाइड द पैराबोला एंड दिस रीजन इज कॉल्ड आउटसाइड द पैराबोला। यानी इस पैराबोला के अंदर ये वाला रीजन जो है इसको हम इनसाइड द पैराबोला बोलेंगे और इसके बाहर ये जो रीजन है इसको हम आउटसाइड द पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कैसे बताएं कि वो पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करता है या पैराबोला के बाहर लाई करता है। तो लेट अस से हमारे पास ये कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करता है, और लेट अस से हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, s से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए आप, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और लेट अस से इस पॉइंट को हम कुछ h कॉमा k बोलते हैं। तो क्लियरली h कॉमा k अगर हमारे पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। इनफैक्ट अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर इस पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा हमने बोला है, तो ये पॉइंट क्लियरली इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही होने वाला है, तो अल्फा कॉमा के बोल देते हैं। ठीक है, नाउ क्लियरली अल्फा कॉमा के सेटिस्फाइज दिस पैराबोला, तो इस पे हम पुट कर देते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, ये वैल्यू हमारी 0 होगी। और अगर आप यहां पे k और बीटा को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, k और बीटा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लियरली बीटा इज लेस देन k है, तो हमारा बीटा स्क्वायर भी लेस देन k स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा जो होगा वो हमारा लेस देन k स्क्वायर माइनस 4a अल्फा हो जाएगा, और k स्क्वायर माइनस 4a अल्फा तो हमारा 0 था। यानी कहने का मतलब यहां से बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इस क्वांटिटी को अगर मैं S1 बोल दूं, तो S1 हमने निकाला कैसे? S1 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को पैराबोला के अंदर पुट कर देना है। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला था हमारा, उसमें हमें क्या करना है, y के बदले में बीटा सब्सटीट्यूट कर देना है और x के बदले में अल्फा सब्सटीट्यूट कर देना है। तो S1 अगर हम बोलें तो लेट अस से किसी जनरल पॉइंट x1 कॉमा y1 के करस्पॉन्डिंग S1 हमारा हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है, ये अगर लेस देन 0 आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनसाइड। अब अगर लेस देन 0 के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, क्लियरली ये आउटसाइड द पैराबोला हो जाएगा।
और इक्वल टू 0, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो क्लियरली ये पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, तो ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, यानी S1 अगर 0 तो पैराबोला के ऊपर लाई करेगा पॉइंट, S1 अगर लेस देन 0 तो पैराबोला के अंदर लाई करेगा पॉइंट, और S1 अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पैराबोला के बाहर लाई करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम पैराबोला को उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में देख चुके हैं, शिफ्टेड पैराबोला देख चुके हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला देख चुके हैं, और फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला देख चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पैराबोला के इक्वेशन को एक पैरामीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, वेयर t इज द पैरामीटर। t क्या है आपका, पैरामीटर है। यानी कहने का मतलब कि आप t की वैल्यूज को आप अगर वैरी करवाओगे तो ये जो x और y की वैल्यूज मिलेंगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो x, y पॉइंट मिलेगा आपका, वो हमेशा क्या होगा, पैराबोला पे लाई करेगा। यानी ये जो पॉइंट, अगर आप वेरिएबल पॉइंट, यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन पैराबोला can be considered as 80 square, 280। यानी 80 स्क्वायर, 280 से हम इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। अब t की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिया, तो हम अपना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या फिर वेरिएबल पॉइंट 80 स्क्वायर, 280 ले सकते हैं। और अगर हमने पैराबोला मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिया, तो इन दैट केस x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी इस केस में हमारे पास x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा। यानी देयरफॉर वेरिएबल पॉइंट जो हम पैराबोला पे ले सकते हैं वो अब ले सकते हैं 280, 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान में रखेंगे कि इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आएगा आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन एंड पैराबोला की। अभी तक हम पैराबोला को अकेले देख रहे थे, अब हम इस पैराबोला का इंटरैक्शन एक लाइन के साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का लेते हैं हम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम अज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये लाइन और ये पैराबोला आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें अगर इनका इंटरैक्शन देखना है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके देखते हैं। तो y की वैल्यू हम पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक हम बना लेते हैं, तो ये हमारा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम x यहां कॉमन ले लें तो ट्वाइस mc, और उधर से आ जाएगा आपका 4a एंड प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पे देखो तो ये एक x में क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। यानी यहां पे x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, दो पॉसिबल, मैक्सिमम दो पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं।
यानी कहने का मतलब कि अगर एक लाइन और एक पैराबोला इंटरैक्ट करेंगे आपस में, तो अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो लाइन पैराबोला को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। जब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में तो हमारे पास और भी कंडीशंस आते हैं। यानी जब इस क्वाड्रेटिक का मान लीजिए ओनली वन रियल सोल्यूशन आया, वन रियल सोल्यूशन यानी कहने का मतलब बोथ रूट्स आइडेंटिकल आ जाए, या फिर ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि इसका कोई रियल रूट ही ना आए। यानी इसके नेचर ऑफ रूट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा लाइन और पैराबोला आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है तो हमें किसके बारे में बात करनी पड़ती है? डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम लिखें तो बी स्क्वायर, एक 2 मैं कॉमन करके बाहर निकाल लेता हूं, तो 4 दिस इज mc माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये हमारे d की वैल्यू होगी। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 कॉमन करके मैंने बाहर निकाल लिया और यहां से आपके पास हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियरली ये m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आपका जो डिस्क्रिमिनेंट बचा, तो एक और 4 मैं बाहर निकाल लेता हूं। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, 4a स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां से अगर आप देखोगे 4a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास माइनस mc बाई a एंड प्लस 1। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम देखें तो ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत कुछ हमें बताएगा कि अगर ये d की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमारे पास 2 रियल रूट होंगे, d की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कहने का मतलब बोथ रूट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, और d अगर नेगेटिव हो गया तो हमारे पास कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कहने का मतलब कि हमारे पास mc बाई a की वैल्यू अगर, ठीक है, सॉरी 1 minus mc by a, if this is greater than 0, that means mc by a is less than 1, तो इस केस में आपके पास 2 रियल सॉल्यूशंस, यानी कहने का मतलब कि लाइन विल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट टू द पैराबोला। तो यानी लाइन इज सीकेंट टू द पैराबोला। अगर d लेस देन 0 हो गया, यानी कहने का मतलब कि आपके पास mc बाई a अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस लाइन does not cut or touch the parabola, ना कट करेगा और ना टच करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग केस हमारे पास क्या होगा? जब d इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, यानी बोथ रूट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, एंड दैट इज अ स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस क्या होता है कि लाइन हमारा पैराबोला पे क्या हो जाए? टैंजेंट हो जाए। तो d इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास mc बाई a शुड बी इक्वल टू 1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई c, या फिर c इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? a बाई m। ऑलराइट, यानी कहने का मतलब कि आपके पास लाइन क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c इज इक्वल टू a बाई m है, तो दिस विल इंप्लाई कि आपके पास y इज इक्वल टू
mx plus a by m is a tangent to the parabola, यानी इस केस में आपके पास लाइन is tangent to parabola, लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला। और यहां पे अगर हमने देखा कि y टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यानी कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम एंड ऑब्वियसली m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दैट केस एंड m ऑब्वियसली शुड बी रियल, will always represent equation of tangent to parabola y square is equal to 4ax, ठीक है। तो ये y is equal to mx plus a by m की हर रियल वैल्यू के लिए अदर देन 0 will always represent a tangent to the parabola y square is equal to 4ax, ठीक है। ऑल राइट, तो क्विकली एक और चीज हम लोग देख लेते हैं पैराबोला में, कॉर्ड। टैंजेंट पे जाने से पहले, टैंजेंट के बारे में डिटेल में अभी हम आगे करेंगे, तो टैंजेंट पे जाने से पहले कॉर्ड ऑफ पैराबोला के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्ड ऑफ पैराबोला, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक लाइन है हमारे पास। तो लेट अस से ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस पैराबोला पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी अभी हमने पढ़ा कि पैराबोला पे लाई करने वाला कि कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट अगर हमें लिखना हो तो हम 80 स्क्वायर 280 लिख सकते हैं। तो पॉइंट ए को हमने लिख दिया 81 स्क्वायर 281 और पॉइंट बी को हम लिख लेते हैं 82 स्क्वायर 282, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें इस ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इजीली हम क्या कर सकते हैं, पैराबोल इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 2a कॉमन ले लेते हैं, ये t1 माइनस t2 और अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। और आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, तो फैक्टराइज हो जाएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2 में। और देखोगे आप t1 माइनस t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्लोप आपका जो बन गया 2 अपॉन t1 प्लस t2 MAB। स्लोप AB हमारा 2 अपॉन t1 प्लस t2। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है। तो जब भी हमारे पास t1 और t2 के करेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक पॉइंट्स दिए हुए हैं पैराबोला पे, तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। अब हम अगर AB का इक्वेशन लिखें तो AB का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस, तो कोई भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 और x माइनस a t1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये y टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 माइनस, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं, 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। तो आप देखोगे ये 2a t1 स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो गया और रीअरेंज कर लिया हमने, तो हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा 2x माइनस y टाइम्स t1 plus t2 minus 2a t1 t2 is equal to 0, and this is basically the equation of chord joining two points t1 and t2, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि अगर a के करेस्पॉन्डिंग हमने पैरामीटर t लिया है तो इसको हम a t1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, और ये b t2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा उसका जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा,
2x माइनस वाई टाइम्स t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। आइए कुछ स्पेशल केसेस इसमें देख लेते हैं कि इफ दिस chord passes through c, 0 यानी एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट को अगर मैं c, 0 ले लूं तो क्या स्पेशल कंडीशन होगा हमारे पास। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस लाइन में c, 0 पुट कर देना, यानी x के बदले में c, y के बदले में 0। तो इस केस में आपके पास बन जाएगा 2c माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे ये प्लस होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा लोचा होगा, चलो तो ये इसको प्लस कर लेते हैं हम, ये एक्चुअली अपना सही इक्वेशन है। तो 2c प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर हमने देखा तो t1 t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c बाई a। यानी अगर आपका कॉर्ड एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट c, 0 से पास करता है तो आपके पास कंडीशन क्या हो जाता है, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस c बाई a। अब यहां पे अगर एक और स्पेशल केस ले लें कि इंस्टेड ऑफ दिस c हम फोकस से ही क्यों नहीं पास करवा दें इसको। तो फोकस से पास करवा देंगे तो याद करो फोकल कॉर्ड हो जाता है वो। कॉर्ड अगर फोकस से पास करे तो उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। तो इन दैट केस अगर फोकल कॉर्ड हो जाता है हमारा कॉर्ड, यानी दैट इज कॉर्ड पासेस थ्रू a, 0, तो आप c को बस a से रिप्लेस कर दो तो आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंडीशन आ जाता है, दैट इज t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी अगर a t1 स्क्वेयर 2a t1 एक पॉइंट है और a t2 स्क्वेयर 2a t2 दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड अगर फोकस से पास करे तो t1 और t2 पे क्या कंडीशन हो जाएगा, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास अगर एक पैराबोला दिया हुआ है तो आप फोकल कॉर्ड का कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ही पैरामीटर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो अगर इस कोऑर्डिनेट को हमने a t1 स्क्वेयर 2a t1 बोला तो यहां से क्लियरली आप इस रिलेशन से t2 की वैल्यू माइनस 1 बाई t1 लिख सकते हो। यानी ये जो पॉइंट होगा इसमें t2 के बदले में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 1 बाई t1। यानी इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो a बाई t1 स्क्वेयर माइनस 2a बाई t1। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास फोकल कॉर्ड है तो आप सिर्फ एक ही पैरामीटर में फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जब बात फोकल कॉर्ड की कर रहे हैं तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां से देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो देखिए एंड पॉइंट्स हमें पता चली गए फोकल कॉर्ड के, तो हम क्या करते हैं, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल लेते हैं। तो LFC ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, दैट इज a t1 स्क्वायर माइनस a बाई t1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a t1 प्लस 2a बाई t1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से हम a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अब इसको सिंप्लीफाई करने का सिर्फ ऑप्शन है हमारे पास, तो मॉड a बाहर आ जाएगा, यहां पे बच जाएगा, इसको मैं फैक्टराइज भी कर लेता हूं, t1 माइनस 1 बाई t1 एंड t1 प्लस 1 बाई t1 होल स्क्वायर, और यहां से प्लस 4 t1 प्लस 1 बाई t1 होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए t1 प्लस 1 बाई t1 होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ये मॉड a मॉड ऑफ t1 प्लस 1 बाई t1 हो गया, और रूट ओवर ये बन गया आपका t1 माइनस 1 बाई t1 होल स्क्वायर प्लस 4,
और अगर आप ध्यान दो तो T1 माइनस 1/T1 होल स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि T1 प्लस 1/T1 होल स्क्वायर होती है। तो फाइनली जो हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगा वो मॉड ए T1 प्लस 1/T1 होल स्क्वायर, ये हो जाता है। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है और कोशिश करेंगे कि ये हमें रिजल्ट याद रहे। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें आप हमेशा याद रखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अगर आपको इफेक्टिवली करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसके करस्पॉन्डिंग आप डायग्राम जरूर बनाया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्योमेट्री है ना, तो ज्योमेट्री में कई बार चीजें बहुत इजीली ज्योमेट्री के थ्रू ही सॉल्व हो जाती हैं और एक बार डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा करने के लिए क्वेश्चन पढ़ के आप सबसे पहले उसका डायग्राम जरूर बनाया करो। और दूसरा पॉइंट है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको परफेक्ट बनाना है अपना, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वो याद रखने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास अगर टाइम ज्यादा दिया जाए तो हम ये सारे जो रिजल्ट्स हैं डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट हमारी कुछ ऐसी है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें हम जितने ज्यादा रिजल्ट्स याद रखेंगे क्वेश्चन करने में हमारे पास उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स जिसको हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, एक और इसमें बात देखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास पैराबोला में फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन पता हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या लेट अस से ये हमारा फोकल कॉर्ड है और हमें ये पता हो कि ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो क्या हम अल्फा के फॉर्म में भी इस फोकल कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि इस फोकल कॉर्ड का अगर एंड पॉइंट्स T1 और ये एंड पॉइंट T2 है तो इसका स्लोप जो हो जाता है वो 2/T1 प्लस T2 हो जाता है किसी भी कॉर्ड का। और यहां पे फोकल कॉर्ड है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये T2 और कुछ नहीं बल्कि माइनस 1/T1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2/T1 माइनस 1/T1। और ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m और कुछ नहीं बल्कि tan अल्फा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से 2/T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू हो गई हमारी tan अल्फा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू हो गई 2 cot अल्फा। अब देखिए फोकल कॉर्ड के लेंथ में हमारे पास दिया हुआ था T1 प्लस 1/T1 स्क्वायर, हमें T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि T1 प्लस 1/T1 होल स्क्वायर जो बनेगा ये और कुछ नहीं बल्कि T1 माइनस 1/T1 होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पे T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू थी 2 cot अल्फा, यानी ये हो गया 4 cot स्क्वायर अल्फा और प्लस 4 कॉमन ले लो तो cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या हो जाता है? cosec स्क्वायर अल्फा। तो ये बन गया 4 cosec स्क्वायर अल्फा। अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हो गया। यानी कहने का मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हम सीधे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ मॉड ए cosec स्क्वायर अल्फा, अगर हमारे पास फोकल कॉर्ड का इंक्लिनेशन या फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ये हमें पता हो, तो हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड उस एंगल के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं।